हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा और ख़ासकर ये 2022 में जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना है 12 का, उससे रिलेटेड ये सेशन होगा। इसका प्लेलिस्ट अलग बनाया जाएगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2022 से रिलेटेड, तो इसमें हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो 2022 में पूछे जाने की संभावना है। खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो होगा और अदर जितने भी स्टेट हैं उन सभी में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए जो स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कैसे हेल्पफुल हो रहा है, कितना आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये हमें भी पता चलेगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो जो संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, आप पहले से आप ये पढ़े हैं कि इसे क्या कहते हैं, हमने इसका थियोरिटिकल क्लास भी बनाया है। तो इसमें देख लीजिए, ये कंपनी लाभकारी संगठन, सी गैर लाभकारी संगठन, डी संयुक्त हिंदू व्यवसाय। तो जो संस्था लाभ नहीं कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है उसे हम लोग गैर लाभकारी संगठन कहते हैं। इसका आंसर करेक्ट जो है वो सी है। हमने इसमें आंसर भी डाल दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, और हम एक ही साथ ये PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप PDF वगैरह देख सकते हैं। हम समय समय पर वहां PDF भी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था का उदाहरण है? पुस्तकालय, सब्जी वाला, विद्यालय, ए व सी। तो दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर डी होगा, चूँकि पुस्तकालय और विद्यालय ये लाभ नहीं कमाने वाली संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2, गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण क्या क्या है सो देख लीजिए। वकील, मंदिर, अस्पताल, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यहाँ आंसर भी दे दिए हैं ताकि हमको टेलीग्राम चैनल में नोट्स उपलब्ध कराते टाइम अलग से फिर PDF जनरेट नहीं करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर व्यक्ति है? कौन पेशेवर व्यक्ति है? ए डॉक्टर, बी वकील, सी अभियंता, डी आर्किटेक्ट। तो इसमें इसका डॉक्टर हो जाएगा, वकील हो जाएगा, अभियंता हो जाएगा, आर्किटेक्ट हो जाएगा, और ई जो है आपका सभी। तो ये आपका करेक्ट आंसर ई होगा। इसमें सभी जो है पेशेवर व्यक्ति में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को क्या मानना चाहिए? दायित्व, आयगत प्राप्ति, सी आय, इनमें से सभी। तो इसे जो है लायबिलिटीज मानना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, आय व्यय खाता किसके अंतर्गत आता है? ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी सेविंग अकाउंट, डी नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि आय व्यय खाता जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके अंतर्गत आता है? करेंट अकाउंट, रियल अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों, ये आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो इसे आप याद रखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड विधिविध परिषद है लाभ अर्जित संस्था, व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था,
डी सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। जो भी वैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो वो गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। 9 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अलाभकारी संस्था की स्थिति में आय एवं व्यय खाता तैयार करने के लिए क्या आधार होता है? तो दोस्तों इसका जो आधार है वो उपार्जन आधार होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आय तथा व्यय खाता सामान्य दिखाया जाता है शुद्ध लाभ हानि रोकड़ से अधिक या कमी पूंजी कोष। तो ये जो सामान्य है इसको सामान्यतः, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो आय तथा व्यय खाता सामान्यतः क्या दिखाता है? सरप्लस एंड डिफिसिट, ये अधिक या कमी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सचिव को मानदेय का भुगतान है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय, इनमें से कोई नहीं। तो सचिव को जो मानदेय देते हैं हम वो आयगत व्यय माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर संस्थान के अंतर्गत शामिल है? पेशेवर संस्थान के अंतर्गत कौन कौन शामिल है इसको देख लेते हैं। शिक्षक संघ, श्रम संघ, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देख लेते हैं। किस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण व अपने सदस्यों की सेवा करना होता है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन से संस्था का उद्देश्य समाज कल्याण और अपने सदस्यों की सेवा करना होता है। तो दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि वैसी संस्थाएं जो समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाई जाती हो या अपने सदस्यों के सेवा के लिए, अपने सदस्यों के उत्थान के लिए, अपने सदस्यों के सहयोग के लिए बनाई जाती है, उसे हम लोग गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संस्था कहते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। गैर व्यापारिक संस्था, व्यापारिक संस्थाएं, साझेदारी व्यापार, संयुक्त साहस। तो ये कौन होगा? इसका आंसर करेक्ट ए होगा। ये इस टाइप के जितने भी संस्थान हैं वो गैर व्यापारिक संस्था कहलाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो गैर व्यापारिक संस्था, अब जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है लेकिन वो आय प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न यही है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में चंदा है, बी में जनता से प्राप्त दान, सी में सरकार से प्राप्त अनुदान व सहायता, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें से सभी जो है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लाभकारी संस्था के शुद्ध परिणाम को क्या कहा जाता है? जब लाभकारी जो संस्था है उसका जो शुद्ध परिणाम निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए में अधिक के कमी, बी आय व्यय, सी शुद्ध लाभ हानि, डी सभी। तो दोस्तों गैर व्यापारिक संस्था के शुद्ध परिणाम को हम लोग अधिक या कमी कहते हैं, सरप्लस और डिफिसिट। तो ये हम लोग देख लिए 15 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16, अलाभकारी संस्थाएं वित्तीय विवरण में क्या तैयार करती है? तो जो भी गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वित्तीय विवरण में कौन कौन से खाता वही तैयार करते हैं वो प्रश्न है। तो ये में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये तो बनता ही है। बी में आय व्यय खाता, ये भी बनता ही है। सी बैलेंस शीट, ये भी बनता ही है। डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाता में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, सी बैलेंस शीट में, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जो आजीवन सदस्यता शुल्क है उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली
संस्था नहीं है। मतलब इसमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो संस्था है वो नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है, इट मीन्स प्रॉफिटेबल है। तो ऑप्शन ये अस्पताल, बी औषधालय, सी टेस्ला, डी क्लब। तो दोस्तों ये टेस्ला जो है ये एक कार कंपनी है, तो ये प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है। बाकी ये जो तीनों है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। इसमें देख लीजिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य, जो लायबिलिटीज है, जो देयताएं हैं, जो पेड करने वाला है, उस पर परिसंपत्तियों के आधिक्य, उस पर संपत्ति का जो आधिक्य है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पूंजी निधि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं में आय पर गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं? जैसे जो व्यय है उस पे आय की अधिकता हो उसे क्या कहते हैं? तो ए है लाभ, बी है हानि, सी है अधिशेष आधिक्य और डी है कमी या घाटा। तो दोस्तों व्यय पर आय के अधिकता को हम लोग अधिशेष सरप्लस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21, इनमें से कौन आयगत प्राप्तियां के उदाहरण है? आयगत प्राप्ति का उदाहरण जो है वो क्या है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, वसीयत, ये आयगत प्राप्ति नहीं है, पूंजीगत प्राप्ति है। बी चंदा, ये आयगत प्राप्ति है। धन समर्पण शुल्क, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चंदा। ये चंदा आयगत प्राप्ति माना जाता है। दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का क्या आधार होता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किस आधार पे हम लोग तैयार करते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए रोकर आधार, बी उपार्जन आधार, सी आयगत आधार, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो रोकर के आधार पर हम तैयार करते हैं। जो हम रिसीव करते हैं या जो पेमेंट करते हैं, या तो वो इस जो है वित्तीय वर्ष से रिलेटेड हो या नहीं हो, हम उसमें सिर्फ देखते हैं कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, उसको हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता में डालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उस खाते का नाम बताइए जो अलाभकारी संस्थाओं द्वारा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते के जगह पर बनाया जाता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि अलाभकारी संस्थाओं द्वारा जो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते के जगह बनाया जाता है उसका आप नाम बताइए। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हम लोग देखते हैं, आय तथा व्यय खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, व्यापारिक खाता, तुलन पत्र। तो ये जो आय एवं व्यय खाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22, हरास एक मद है, हरास एक मद है, इसको देख लीजिए, व्यापारिक, अलाभकारी, गैर रोकर, रोकर। तो दोस्तों व्यापारिक तो है ही, अलाभकारी और ये सी में गैर रोकर और डी में रोकर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, चूंकि हरास जो है वो गैर रोकर मद है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आयगत प्राप्तियां हैं? ऑप्शन ए निवेश पर ब्याज, ऑप्शन बी सरकार से अनुदान, ऑप्शन सी प्रवेश शुल्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी जो है वो आयगत प्राप्तियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का किराया कौन सी प्राप्तियां हैं? अगर कोई हॉल है, रूम रेंट है, वगैरह वगैरह जो है वो कौन सी प्राप्तियां होगी? तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन बी आयगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चूंकि हॉल का किराया, रूम का किराया, या ये जितने भी छोटे छोटे रेंट है वो आयगत प्राप्तियां मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27, इनमें से कौन विशेष कोष के अंतर्गत आते हैं? 27 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ए प्रतिबंधित कोष, बी ऋण कोष, सी
अप्रतिबंधित कोष, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ये ऋण कोष जो है इसे विशेष कोष के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 क्वेश्चन है, दान कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दान जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, विशिष्ट दान और सामान्य दान, ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने दिया है, जो आपको टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल द विजन कॉमर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ हम इसको उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन है, वसीयत एक प्रकार का है जो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होता है, उपहार दान दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये उपहार और दान दोनों है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, चूँकि वसीयत जो है वो मृत व्यक्ति के इच्छा अनुसार उपहार के रूप में या दान के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय क्या होता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ए पूंजीगत व्यय, बी आयगत व्यय, सी आय इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, चूँकि गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय जो है वो आयगत व्यय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31, पुराने अखबार की बिक्री है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति लाभ। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चूँकि पुराने अखबारों की बिक्री जो है वो आयगत प्राप्ति माना जाता है, तो 31 का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। तो 32 का हम लोग देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, आप इसको देख लीजिए। ऑप्शन ए, आय एवं व्यय खाते में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, रोकर खाते में। तो दोस्तों यहाँ ये मिसप्रिंट है, इसको आप ये जो सी है इसको आप डी पढ़ेंगे। तो पुरस्कार कोष से संबंधित जो भी आय व्यय है वह चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। तो आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वसीयत रिक्त को माना जाना चाहिए। ये वसीयत को हम क्या मान सकते हैं, दायित्व, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा पूंजीगत प्राप्ति, वसीयत को हम लोग पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बकाया चंदा है। बकाया चंदा क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए आय, बी संपत्ति, सी दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो बकाया चंदा जो है वो संपत्ति माना जाता है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यदि अस्पष्टता कुछ नहीं दिया गया हो तो प्रवेश शुल्क को मानना चाहिए। आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, दायित्व इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये होगा, चूँकि अगर स्पष्ट कुछ नहीं दिया गया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है आयगत प्राप्ति, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37, निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है, ए चंदा, बी दान, सी टिकट की बिक्री और डी एंडोमेंट निधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी एंडोमेंट निधि, इसको आय नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 8,000, वर्ष के प्रारंभ में अदद चंदा 6,000 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ये दिए हुआ है ये 48,000, बी 64,000, सी 52,000, डी 36,000। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि वर्ष के दौरान जो चंदा है वो कितना है, वो है 50,000, ठीक है।
और इसमें हम लोग देखते हैं अंत में जो है वर्ष के अंत में अदद चंदा, तो ये बकाया चंदा हो गया जो क्या है कि इसी ईयर से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8,000 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 58,000। अब इसमें देखते हैं वर्ष के प्रारंभ में अदद चंदा, तो जो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उसके प्रारंभ में ही आउटस्टैंडिंग जो था, तो ये स्पष्ट है कि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो ये 6,000 इस ईयर से हमारा रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 52,000 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 38 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी 52,000। तो दोस्तों इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 39 देखते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट किए जाने वाले चंदे की राशि क्या होगी। तो दोस्तों ये भी उसी तरह से है, इसमें हम करेंट ईयर से रिलेटेड जो भी है उसी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो इस वर्ष में, इस फिनेंशियल ईयर में हमने रिसीव किया है चंदा 1,80,000। अब इसमें ये देख लीजिए, वर्ष के अंत में अदद चंदा, जो वर्ष का अंत था, ठीक है, उसमें अदद रह गया, मतलब फिनेंशियल ईयर के एंडिंग में 20,000 जो है बकाया रह गया। तो ये स्पष्ट है कि ये जो है हमारा इसी ईयर से रिलेटेड है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, चूँकि ये हमारा इसी ईयर से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका 2 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा। अब फिनेंशियल ईयर के लास्ट में हमको एडवांस आ गया, मतलब वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो इसे हमने ऐड किया है, इसे हम माइनस करेंगे। तो 2 लाख में से आप 10,000 माइनस कर दीजिएगा तो 1,90,000 ये आपका आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उपभोग जन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। जो उपभोग जन्य बिक्री है उससे जो जितने भी रिसिप्ट्स हैं उसे क्या मानेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियाँ, बी आयगत प्राप्ति, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो भी है उपभोग जन्य मदों से प्राप्तियाँ वो आयगत प्राप्ति माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 क्वेश्चन। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 5,000 है। अगले वर्ष अग्रिम प्राप्त राशि 300 है। चालू वर्ष के लिए अदद 400 है। आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि है। तो दोस्तों इसमें वही जो ऊपर हम किए हैं वही इसमें भी करेंगे। तो हम इसमें रिसीव कर रहे हैं 5,000 जो इस ईयर में रिसीव कर रहे हैं। चालू वर्ष के लिए अदद राशि 400, मतलब इसी वर्ष के लिए ये है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो गया 5,400। अब इसमें देख लीजिए, और 300 जो राशि है अगले वर्ष अग्रिम प्राप्त राशि, ये अगले वर्ष के लिए है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 5,100 आ जाएगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। 41 का बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42। यदि आय 16,000 है और पूंजी कोष में डेबिट की गई कंपनी 4300 है, तो व्यय कितना है। तो दोस्तों आय 16,000 था और पूंजी कोष में जो डेबिट किया गया है वो 4,300 है। मतलब 16,000 खर्च करने के बावजूद 4,300 एक्स्ट्रा हुआ होगा, तभी ये डेबिट किया गया होगा। तो 16,000 और 4,300 को आप जोड़ देंगे तो ये 20,300 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43 देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा ए आय व्यय खाता में क्रेडिट करना चाहिए, बी अलग अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, सी संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए, डी सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि विशेष उद्देश्य के लिए जो प्राप्त चंदा है वो जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हो
उसके जो है खाता में क्रेडिट करके और इसे क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए चंदा अगर कोई किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया हो तो उसका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 44 देखते हैं। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाने वाला कौन सी मद है? तो अदद वेतन, बी है गिरावट, सी आजीवन सदस्यता शुल्क और डी उपार्जित चंदा है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जाने वाली मद है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, जो चालू वर्ष है उसमें अगर एडवांस चंदा जो है प्राप्त होता है उसे क्या माना जाता है? तो इसको देख लीजिए, ए आय, बी संपत्ति, सी दायित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है एडवांस है, मतलब अगले वर्ष से रिलेटेड है, तो इसे लायबिलिटीज माना जाता है, दायित्व माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो दोस्तों ये हम लोग चैप्टर 1 का 45 क्वेश्चन देखे हैं, जो इस वर्ष 2022 से 2022 जो एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड है और उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर उपस्थित रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।